Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Moinul Hassan and today I am going to discuss with you MD-CAT full length paper number 1. So let's start the discussion of the test. Dear students, जो पहला क्वेश्चन है इसका वो प्रेपोजिशन से डील कर रहा है और सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन है. Even if there had been enough availability, the posts could not cope dash all the ships bringing the cargoes. अब देखिए could not cope के साथ क्या आना चाहिए? with. cope with है और to नहीं है, of नहीं है, about नहीं है. अब हम थोड़ा सा अगर इसको एनालाइज करें, वर्ड जो है वो cope है और कोप का मतलब होता है अगर आपको इसमें ट्रबल पेश आए कि कोप के साथ इनमें से विद, टू, ऑफ एंड अबाउट में से कौन सा वर्ड लगना है, तो इसकी एक टिप है. वो ये है कि कोप के पैरेलल कोई इजी वर्ड आप सोचें जो कि इसका सिनोनिम हो, तो वो है डील. कोप का मतलब होता है डील करना, तो कोप के साथ भी विद ही लगता है और डील के साथ भी विद ही लगता है. तो ये एक टिप है कि दोनों के साथ विद ही लगेगा. तो डील विद मोस्टली लोगों को पता होता है, स्टूडेंट्स को पता होता है, तो इस वजह से ये चीज आपकी हेल्प कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. 182 क्वेश्चन. द डैश ऑस्टेरिटीज टू विच शी वॉज अलाउड टू सब्जेक्ट हर सेल्फ. ऑस्टेरिटीज का मतलब मुश्किलात होता है. quickly affected her dash mental and bodily health. अब देखिए अगर वर्ड जो है वो ऑस्टेरिटीज है जो कि नेगेटिव वर्ड है, तो हम आगे सारे सेंटेंस का अनटिल एंड अनलेस के कोई नेगेटिव मार्कर ना आए, कोई कंट्रास्ट मार्कर ना आए, वो सारे सेंटेंस का जो मिल्यू है, सारे सेंटेंस का जो एनवायरनमेंट है वो वही चलेगा, नेगेटिव चलेगा. तो ऑस्टेरिटीज ने क्या किया? क्विकली अफेक्टेड हर मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ, तो उसकी मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ को डिस्टर्ब किया. अब अगर अफेक्ट किया है तो ऑस्टेरिटीज किस किस्म की हैं? यकीनन कोई मनफी किस्म की हैं, ख़तरनाक किस्म की हैं, नुकसानदेह किस्म की हैं. तो अल्फ़ा अपॉलिंग है और बीटा अप्लाइंग है. अब अपॉलिंग, अपीलिंग, अप्लाइंग ये होमोफोन्स हैं और होमोफोन्स जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन में भी पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स में भी पूछे जा सकते हैं. तो यहाँ सिनोनिम में उसने एक होमोफोन पूछ लिया है एग्जामिनर ने, तो यहाँ पे अपॉलिंग है. अल्फा करेक्ट आंसर है. बीटा अप्लाइंग नहीं है, क्योंकि अप्लाइंग ऑस्टेरिटीज क्या होंगी? ऐसी कौन सी मुश्किलात होंगी जो अप्लाई कर रही हैं या हो रही हैं. चार्ली में है ऑस्टेंटेशियसनेस. ये यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है ये ऑप्शन चार्ली जो है, क्योंकि ऑस्टेंटेशियसनेस के एंड में ये जो नेस है ये नाउन एंडिंग है. नेस जो है ये नाउन एंडिंग है. तो नाउन एंडिंग यहां पे इतनी सी बात ही काफी है इस चार्ली ऑप्शन को आउट ऑफ क्वेश्चन करार देने के लिए कि चार्ली में अगर नाउन एंडिंग है तो हमें तो द डैश ऑस्टेरिटीज नाउन है और नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए. नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो ये नेस की वजह से एडजेक्टिव नहीं बन रहा चार्ली, तो इस वजह से मीनिंग पे फोकस किए बगैर भी आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद डेल्टा को देखते हैं. प्रिटेंशियसनेस, इसमें भी नेस है, तो चार्ली और डेल्टा को सिर्फ नेस की वजह से रिजेक्ट किया जा सकता है. और वैसे भी ऑस्टेंटेशियसनेस और प्रिटेंशियसनेस दोनों का मतलब भी दिखावा करना होता है, तो इस वजह से ये दिखावा करने वाली मुश्किलात नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 183. माई यंग डॉटर क्लेम्स टू हैव अ यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक सींग वाला जानवर, एक ये मिथिकल होता है. एज अ बेस्ट फ्रेंड बट सच अ थिंग इज क्लियरली अ डैश ऑफ आवर इमेजिनेशन. अब देखिए यहाँ पे यूनिकॉर्न को इमेजिनेटिव एनिमल के तौर पे ही लिया गया है, तो
फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन जो होता है ये एक एक्सप्रेशन है जो कि इसी तरह से कोलोकेट किया जाता है। फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, फिगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, हिस्सा, और इमेजिनेशन सोच, ख्याल। तो ये उसका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है कि क्योंकि क्लेम्स से भी पता चल रहा है कि माय यंग डॉटर क्लेम्स टू हैव अ यूनिकॉर्न, वो क्लेम करती है, रियलिटी पता नहीं है कि नहीं, एज अ बेस्ट फ्रेंड, बट सच अ थिंग इज क्लियरली अ डैश ऑफ हर इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन भी सर्टनली रियलिटी से समटाइम्स तजाद का एलिमेंट लिए हुए होती है। तो इस वजह से ये फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन होगा। अल्फा क्यों नहीं होगा? एपैथी, पैथ जो है ये फीलिंग को कहते हैं, पैथ फीलिंग को कहते हैं, और वाई जो है ये एक नाउन एंडिंग है जिसका मतलब होता है वाली चीज, हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, और शुरू में जो ए लगता है ये यहां पे नो की सेंस दे रहा है, तो नो फीलिंग, नो फीलिंग, और वाई का मतलब की कैफियत, क्वालिटी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एपैथी वो चीज है, वो फीलिंग है जिसमें कि फीलिंग नहीं है, नो फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, यानी कि मनफी जज्बात। तो एपैथी का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि डॉटर ये क्लेम कर रही है कि उसकी यूनिकॉर्न के साथ फ्रेंडशिप है और जो कि एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है। तो एपैथी यहाँ पे कोई रिलेट नहीं कर रही कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स तो हैं क्योंकि फ्रेंडशिप तो नाम ही फीलिंग्स का है। तो चार्ली अल्फा नहीं है, और बीटा चर्न। अब चर्न जो है ये वर्ब है, और वर्ब यहां पे इसलिए भी सूट नहीं करता क्योंकि क्लियरली ए डैश ऑफ हर इमेजिनेशन, तो ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है और उसके बाद कोई नाउन आता है और इससे पहले भी कोई नाउन स्ट्रक्चर आएगा मोस्टली, लेकिन वर्ब नहीं बिल्कुल आ सकता इससे पहले, ठीक है जी। तो वर्ब इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वर्ब तो रिक्वायर करता है, वर्ब रिक्वायर करता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब जब आगे प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा तो अनटिल एंड अनलेस के वो कोई ब्रॉडर स्ट्रक्चर है और वो ज्यादा सारे वर्ड्स मिलके ऑब्जेक्ट का काम दे रहा हो, तब तक ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इसके बाद नहीं आ सकती। तो इस वजह से चर्न इस रीजन की वजह से भी यहां ग्रामेटिकल रीजन की वजह से गलत है। आप लोग नोट कर रहे होंगे कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन में समटाइम्स आपको ग्रामर हेल्प भी कर जाएगी और ग्रामर के क्वेश्चन में समटाइम्स आपको वोकैबुलरी की का नॉलेज हेल्प कर जाएगा। तो बीटा को रिजेक्ट करने में हमने वोकैबुलरी ग्रामर से मदद ले ली। उसके बाद डेल्टा में नीच है या नीचे इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये जो नीच है या नीचे है इसका मतलब होता है एक सेक्लूडेड और स्पेसिफिक प्लेस, कोई ताक, कोई कोना, कोई ऊंची जगह, कोई सेक्लूडेड जगह। तो इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, क्लियरली ए नीचे ऑफ हर इमेजिनेशन। तो ये अगर फिगमेंट ना होता तो शायद हम इसको कोई वेटेज देते कि जनाब उसकी इमेजिनेशन में एक कोई सेक्लूडेड जगह है, कोई खाना है, कोई उसने रखा हुआ है अपने सोच में। लेकिन फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्योंकि कॉलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मौजूद है और ये इसको इसी तरह से बोला जाता है। कॉलोकेशन का मतलब होता है कि जो सेट एक्सप्रेशन होता है, कॉलोकेशन का मतलब है सेट एक्सप्रेशन। तो सेट एक्सप्रेशन को उसी तरह से ही बोला जाएगा, और अगर लिटरल मीनिंग में कोई और ऑप्शन सूट कर भी रही हो तो हम उसको नहीं लेंगे, जो चीज कॉलोकेट कर रही है इडियोमैटिकली उसी को लेंगे। तो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन चार्ली करेक्ट आंसर है 183 का। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होमोफोन्स के सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हैं। हिज अंकल इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन हैविंग डायरेक्ट डैश टू द प्राइम मिनिस्टर। टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तक उसकी एक्सेस है। तो एक्सेस यहां पे हमारे पास, वैसे भी हम बोलते हैं जी एक्सेस है, रसाई है, उर्दू में भी इस तरह के हम वर्ड्स बोलते हैं। तो हिज अंकल इज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, रिसोर्सफुल पर्सन ही की एक्सेस होती है, एक्सेस का मतलब रसाई। और अल्फा के बाद बीटा देखिए एक्सेस है, तो एक्सेस का मतलब रसाई है, अप्रोच है, और एक्सेस का मतलब
एक्स्ट्रा, आउट ऑफ द वे। और ई एक्स से भी पता चल रहा है कि इसका मतलब बाहर की तरफ, आउट ऑफ द वे है। तो एक्सेस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है बल्कि उसकी अप्रोच है। तो अल्फा इज़ द करेक्ट आंसर। 40 में देखिए ड्रॉ अप, तो ड्रॉ अप वर्ब है जबकि यहाँ पे नॉन चाहिए। हमें करेक्ट पता चल रहा है हैविंग डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन लगता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट, ब्लैंक से पहले डायरेक्ट है जो कि एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन चाहिए। तो चार्ली तो सिर्फ इसी वजह से हम छोड़ सकते हैं और इसको रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ड्रॉ अप जो है ये वर्ब है और यहाँ पे हमें नाउन स्ट्रक्चर चाहिए, इस वजह से चार्ली रॉन्ग हो गया। डेल्टा विड्रॉल, अब विड्रॉल नाउन तो है लेकिन विड्रॉल का मतलब होता है वापसी, वापस ले लेना। तो अंकल अगर रिसोर्सफुल पर्सन है तो उसकी डायरेक्ट विड्रॉल तो नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर की। रिसोर्सफुल पर्सन प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाएगा, उस तक अप्रोच करेगा या उससे पीछे हटेगा। तो इस वजह से ये मीनिंग के हवाले से डेल्टा बिल्कुल इररेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीइंग एन एक्सेसिव यूजर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये एक्सेसिव से पता चल रहा है कि नेगेटिव बात है। एडवर्सली, और एडवर्सली से तो पक्का ही पता चल गया कि नेगेटिव एलिमेंट्स की बात हो रही है। नेगेटिवली डैशेज योर इम्यून सिस्टम। बीइंग एक्सेसिव यूजर, यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बीइंग से जब सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये बीइंग जो है ये यहां पे जेरेंड है, बीइंग जेरेंड है यहां पे। और जो जेरेंड होता है जब सेंटेंस के बिगिनिंग में इस तरह से लगता है तो ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है और आगे अपने बाद ये सिंगुलर, ये जो बीइंग है ये अपने बाद सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जेरेंड जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो बीइंग हो, टेकिंग हो, वॉकिंग हो, गोइंग हो, जो भी कोई जेरेंड होगा, आईएनजी वाला वर्ड जेरेंड नाउन के तौर पे यूज हुआ होगा और सेंटेंस में इनिशियल पोजीशन पे आ रहा होगा, वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है जी। तो अब हम यहां देखते हैं, बीइंग एन एक्सेसिव यूजर ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये यहां तक सब्जेक्ट चल रहा है। एडवर्सली अफेक्ट्स, अफेक्ट्स यहां पे वर्ब है और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो अफेक्ट के साथ एस लगेगा। अब सबसे पहली बात तो ये कि यहीं से हमें पता चल रहा है कि यही चार्ली आंसर होगा क्योंकि अल्फा, बीटा और डेल्टा को सिंगुलर वर्ब नहीं हम कह सकते। वैसे भी अल्फा वर्ब ही नहीं है, पॉन्टिफ तो नाउन होता है और इफेक्ट जो है ये भी नाउन होता है और एडिफिस भी नाउन होता है, तो बाकी तीनों तो वैसे ही नाउन है और इसलिए एक ही वर्ब है हमारे पास और वो सिंगुलर वर्ब भी है, इसलिए चार्ली ही करेक्ट आंसर होगा। एडवर्सली अफेक्ट्स, बुरा असर डालती है। अल्फा क्यों नहीं होगा, नाउन है और मीनिंग के लिहाज से भी रिलेट नहीं कर रहा। पॉन्टिफ का मतलब होता है कोई चर्च का ओहदेदार और इम्पॉर्टेंट रिलीजियस पर्सनैलिटी या सोशल पर्सनैलिटी। और बीटा में इफेक्ट, इफेक्ट असर को कहते हैं, अफेक्ट असर करना और इफेक्ट असर, अफेक्ट असर करना, अफेक्ट वर्ब है, इसका मतलब है असर करना और इफेक्ट जो है ये नाउन है और इसका मतलब है असर। तो इस वजह से, ये नाउन होने की वजह से और अपने मीनिंग की वजह से भी बीटा आंसर नहीं है और डेल्टा भी नहीं है क्योंकि डेल्टा एडिफिस किसी बिल्डिंग को कहते हैं, किसी इमारत को, किसी बिल्ट अप स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब ग्रामर के स्पॉट द एरर के या यूसेज इसको कहते हैं, ये इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। यूसेज का पहला क्वेश्चन है, हिज शूज वर सो ओल्ड दैट द सोल्स वर ऑलमोस्ट वर्न आउट। अब इसमें दो एरर्स हैं वो दोनों सी में हैं। सोल एक तो प्लूरल आना चाहिए क्योंकि आगे वर है और दूसरी बात ये है कि द सोल, SOUL सोल नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि SOUL सोल का मतलब होता है रूह और यहाँ पे जूतों के तलवों की बात है तो SOLES यहाँ पे होगा चार्ली में। तो हिज शूज वर सो ओल्ड दैट द सोल्स वर ऑलमोस्ट वर्न आउट, चार्ली SOLES
होना चाहिए, तो 40 में ही एरर है। 187, ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 Brookfield boys had loaded motor vans with food stuff. अब देखिए, ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक्स ऑफ 1926, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, बल्कि है ही नहीं। उसके बाद ब्रुकफील्ड बॉयज, ये सब्जेक्ट है अगले वर्ब का। आगे वर्ब है, एक ही वर्ब है, आगे भी देख लेते हैं, मोटर वैन्स विद फूड स्टफ। लोडेड से पहले भी कोई और वर्ब नहीं है, लोडेड के बाद भी कोई और वर्ब नहीं है। तो अगर पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है, तो फिर पास्ट में दो इवेंट्स का होना, एक का पहले होना दूसरे का बाद में होना, वो तो सिचुएशन ही यहां गायब है, वो सिचुएशन यहां मौजूद ही नहीं है। तो हैड ऐसे सेंटेंस में नहीं आ सकता जिसमें कि एक ही हैपनिंग हो रही हो, वो सिंपल पास्ट में हो रही हो, तो उसके साथ सिंपल पास्ट लगेगा लोडेड। तो इस वजह से 40 यहां पे जो है वो रॉन्ग है, और उसकी जगह हैड लोडेड की जगह लोडेड होना चाहिए, हैड यहां पे रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he seemed such peaceful that they didn't disturb him to say good night. अब देखिए, हम अगले बोर्ड पे चलते हैं इस 188 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, he seemed such peaceful, सच पीसफुल अगर हम लिखते हैं यहां पे, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि पीसफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीसफुल है, इससे पहले सच इस वजह से नहीं आ सकता कि पीसफुल, जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले एक और एडजेक्टिव इस सूरत में नहीं आएगा, ये सच भी एक एडजेक्टिव होता है। सच का और सो का डिफरेंस ये है कि सो जो होता है ये एडवर्ब है, सच एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है। अब एडवर्ब जो होता है वो तो किसी वर्ब को डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए भी आ जाता है, और किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए भी आ जाता है। तो सच पीसफुल इज रॉन्ग, सो पीसफुल इज राइट, बिकॉज पीसफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को एक एडवर्ब जो है वो डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उससे पहले आ जाता है। तो यहां पे देखिए कि he seemed such peaceful is wrong, so peaceful that, और दूसरी बात ये कि so के साथ आगे that का भी जो है ना वो एक लॉजिकल और प्रॉपर लिंक बन रहा है। सच दैट भी होता है, लेकिन सो दैट यहाँ पे जो है वो एक और हेल्प हमारे लिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिस्कशन के अलावा एक और हेल्प भी हमारे लिए हो सकती है हल्की सी। और फिर he seemed such peaceful that they didn't disturb him to say good night, तो सच की जगह सो आएगा, बाकी और कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, क्योंकि देखिए जो बीटा है उसमें पीसफुल बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग वगैरह भी उसके ठीक हैं, और यहाँ पे सो के बाद एडजेक्टिव ही आना है, वो एडजेक्टिव है। और टू नॉट, डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, अब डिस्टर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्टर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगना लाजमी है, तो डिस्टर्ब के बाद हिम ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसलिए हिम भी ठीक है, ऑब्जेक्ट केस यहाँ पे रिक्वायर्ड था, हिम ठीक है। और टू से गुड नाइट, ये टू से भी इन्फिनेटिव है, पिछले उसका पर्पस बयान कर रहा है, ये भी ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो सो आएगा अल्फा में सच की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 189। देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट इफ वी शुड मूव टू अ बिगर हाउस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे देयर वाज अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट, अब इस अबाउट के बाद एक नाउन स्ट्रक्चर लगना है, क्योंकि अबाउट यहां पे प्रेपोजिशन है। आर्ग्यूमेंट थी किस चीज के बारे में थी, पूरा एक नाउन स्ट्रक्चर लगना है, वेदर से उसने शुरू होना है, इफ से शुरू नहीं होना। और इसकी रीजन ये है कि प्रेपोजिशन के बाद ये स्ट्रक्चर जो है, वी कैन नॉट यूज एन इफ क्लॉज, प्रेपोजिशन के बाद इफ क्लॉज नहीं यूज होगी।
इसमें वेदर क्लॉज ही यूज़ होगी किसी भी प्रेपोजिशन के बाद। तो यहाँ पे क्योंकि ये अबाउट है प्रेपोजिशन, तो इसके बाद एक नाउन स्ट्रक्चर आना है और उसने वेदर से शुरू होना है, इफ से शुरू नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग द एल्डेस्ट, और सबसे बड़ा रिलेशन में, बहन भाइयों में या किसी भी रिलेशन में, बीइंग द एल्डेस्ट, आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर 14। अब देखिए एक एम है और आगे सिस्टर ने अगर होना है तो उसने इज होना है। तो इस वजह से जब दो डिफरेंट किस्म के वर्ब्स हों, या तो एक ही किस्म का वर्ब हो तो दो सब्जेक्ट्स उसके साथ, सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट्स। अगर सिंगल वर्ब है तो वो तो दो सब्जेक्ट्स को ले सकता है, ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज द सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। अगर तो ही एंड शी है तो दोनों के साथ इज आर लग जाना है, और वो आर जो है वो दोनों के साथ एक ही किस्म का वर्ब है। लेकिन अगर एक तरफ इज है, दूसरी तरफ एम है, एक तरफ आर है, दूसरी तरफ कुछ और है, तो फिर वो हर सब्जेक्ट के साथ अपना वर्ब लगेगा। उनको दो सब्जेक्ट्स को एक वर्ब के साथ नहीं, बाद वाले के साथ आप मोस्टली कर देते हैं, पिछले वाले का भूल जाते हैं कि उसको भी कोई वर्ब असाइन करना है, ये चीज़ गलत है। तो ये एक ख़तरनाक एरर है, और इसको आप देखें, बीइंग द एल्डेस्ट, आई एम 17, आई के साथ एम आना है, एंड माई सिस्टर इज 14। तो माई सिस्टर के साथ क्योंकि एम नहीं लग सकता, इसलिए उसको उसका अपना वर्ब हमने असाइन करना है। तो ये क्वेश्चन था 190 जो कि यूसेज का क्वेश्चन था। उसके बाद हम करेक्शन के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जो 191 है करेक्शन का क्वेश्चन, उसमें बीटा इज द करेक्ट आंसर। A few minutes later, he found himself outside a large western music shop. देखिए a few minutes later जो है वो adverb of time है, और he found himself, ये found यहाँ पे verb है, और outside a large western music shop ये adverb of place है। तो यहाँ पे ये a few minutes later पहले क्योंकि आया है, कॉमा के जरिए सेपरेट हुआ है, ये सारा कुछ इसमें इन प्लेस है। अब अल्फा क्यों गलत है? ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप वाइल अ फ्यू मिनट्स लेटर। तो ये जो वाइल अ फ्यू मिनट्स लेटर है ये ड्रॉप आउट हो रहा है। क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है? क्योंकि वाइल ने कंजंक्ट करना है एक पूरी क्लॉज को, और अ फ्यू मिनट्स लेटर जो है वो उसमें वर्ब मौजूद नहीं है, वो कोई और, वो एक चंक है, एक पीस है, एक मुकम्मल स्ट्रक्चर नहीं है अ फ्यू मिनट्स लेटर। और एक एडवर्ब जो है वो किसी कंजंक्शन के बाद सिर्फ एडवर्ब पड़ा हो, ये गलत है। तो इस वजह से अल्फा गलत हो गया। चार्ली को देखिए, व्हेन अ फ्यू मिनट्स लेटर, अब व्हेन और वाइल भी इन्होंने अगर शुरू कर दी है कोई बात अ फ्यू मिनट्स लेटर, तो ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप। इसमें व्हेन के बाद तो एक क्लॉज आनी है, उसमें वर्ब का होना भी ज़रूरी है। व्हेन ही वॉज अ फ्यू मिनट्स लेटर या इस तरह की कोई चीज़ होती तो अ फ्यू मिनट्स लेटर जो है व्हेन के बाद वो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि अ फ्यू मिनट्स लेटर जो है वो एक फ्रेज है, क्लॉज नहीं है। और डेल्टा में क्या मसला है? ही फाउंड हिमसेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप व्हेन अ फ्यू मिनट्स लेटर। अब वही गलती यहाँ पे डेल्टा में हुई है कि व्हेन के बाद अ फ्यू मिनट्स लेटर ही है। बस चार्ली और डेल्टा में फ़र्क ये है कि चार्ली में व्हेन अ फ्यू मिनट्स लेटर बिल्कुल शुरू में आया हुआ है, शुरू में भी गलत है, और बिल्कुल एंड पे भी आ जाए तो उसी वजह से गलत है कि इसके बाद तो क्लॉज आनी है व्हेन अ फ्यू मिनट्स लेटर व्हाट डिड हैपन। तो इस वजह से चार्ली और डेल्टा एक ही रीज़न की वजह से गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू जज द टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट। अब ये जो टू जज द टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट है, इसके बाद एग्जैक्टली बाद इसका सब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं होगा तो ये डैंगलिंग मॉडिफायर बन जाएगा। तो चार्ली में एग्जैक्टली ये कॉमा के फौरन बाद सब्जेक्ट आ रहा है, और देखिए टू जज द टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट हु वी पिक्ड अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी। अब इसमें अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में चारों में ये चीज़ तो समहाउ हमें मिल रही है कि कॉमा के बाद सब्जेक्ट ही है, लेकिन आगे जब हम देखते हैं वी पिक्ड एन अनइंटरेस्टेड पार्टी,
पार्टी अनइंटरेस्टेड। अब अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड का पहले डिफरेंस समझ लें। अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड आप पेयर ऑफ वर्ड्स में भी पढ़ते हैं कि जो अनइंटरेस्टेड है उसका मतलब है जो दिलचस्पी ही ना ले, दिलचस्पी ना लेने वाला, दिलचस्पी ना लेने वाला। ये कोई नेगेटिव बंदा नहीं होता, बस ये सिर्फ दिलचस्पी नहीं लेता। और जो डिसइंटरेस्टेड होता है वो इम्पार्शल होता है। ये इम्पार्शल यानी कि गैर जानिबदारी की सेंस में ही आता है डिसइंटरेस्टेड, और किसी किस्म के फैसले वगैरह में यही वर्ड यूज होगा कि जज वगैरह की क्वालिटी बतानी है तो डिसइंटरेस्टेड होगा। अब इसमें देखिए कि जज का वर्ड बकायदा मौजूद है सेंटेंस में कि टू जज द टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट, तो इस वजह से अनइंटरेस्टेड नहीं होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा। बीटा में क्या मसला है? टू जज द टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट वी पिक्ड एन इंटरेस्टेड पार्टी। अब यहां पे अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड का डिफरेंस आपस में बताया जा रहा है, और जब जज करना है तो उसमें इंटरेस्टेड पार्टी डिस्क्वालीफाई करती है जज होने के लिए। चार्ली ठीक है जिसमें कि डिसइंटरेस्टेड वर्ड प्रॉपरली यूज हुआ है। डेल्टा में क्या मसला है? एक तो ये वर्ड ही है, टू जज टाइडी सिटी कॉन्टेस्ट वी आर इन प्रोसेस ऑफ पिकिंग अनइंटरेस्टेड पार्टी, और दूसरी बात ये कि इसमें देखिए अनइंटरेस्टेड के बाद एन नहीं लगा हुआ। जब पार्टी काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले, उसके एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल भी आना है उसको काउंटेबल शो करने के लिए। ये भी इसमें मसला है डेल्टा में, और वर्डीनेस का भी मसला है इसमें। 193 को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू नो दैट दीज ग्लव्स हैव लेन ऑन द ब्यूरो ऑल वीक। अब देखिए ये जो फॉर्म्स हैं ये अक्सर बच्चों को डिस्टर्ब करती हैं, तो ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। लाए जो है, एक लाए का जो इसकी फॉर्म्स हैं वो हैं लाए, ले, लेन, ठीक है जी। और एक लाए का मतलब है झूठ बोलना, तो जिस लाए का मतलब झूठ बोलना है उस लाए की फॉर्म्स हैं लाइड, लाइड, लाइड एंड लाइड। जबकि लाए लेटना की सेंस में या रखा होना, रखा होना की सेंस में जो है वो लाए, ले, लेन होगा। अब हम देखते हैं कि जो, और ये इंट्रांजिटिव है, इसका जो ट्रांजिटिव होता है वो ले होता है, फर्स्ट फॉर्म ही ले होती है। अब यहां इस सेंटेंस में हम देखते हैं, डू यू नो दैट दीज ग्लव्स हैव लेन ऑन द ब्यूरो। हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी है, और अगर लाए, ले, लेन और ले, लेड, लेड होता है तो इसलिए यहां पे थर्ड फॉर्म के तौर पे डेल्टा ही करेक्ट है, क्योंकि लेन थर्ड फॉर्म है। जबकि बाकी ऑप्शंस में क्या मसला है? बाकी ऑप्शंस में अल्फा में देखिए, डू यू नो दैट दीज ग्लव्स हैव ले, हैव के बाद ले नहीं हो सकता। ले या तो लाए की सेकंड फॉर्म है, या फिर ले जो है ना वो ले की फर्स्ट फॉर्म है। ले, लाए, ले, लेन, ले, लेड, लेड। तो दोनों सूरतों में ले या तो सेकंड फॉर्म है या ले फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हैव के साथ तो ये दोनों नहीं लग सकती। हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और ये यहां बीटा में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वहां बीटा में हैव, अल्फा में तो हैव के बाद ले लगा हुआ है जो कि सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, हैव के साथ लगेगी नहीं, और बीटा में हैव लेड। अब लेड जो है ना वो रखा होना की सेंस में है या अंडे देने की सेंस में है, तो रखा होना भी ग्लव्स किसी को रखते नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं ग्लव्स के साथ आ सकता, क्योंकि ग्लव्स को तो रखा जाना है, ग्लव्स ऑब्जेक्ट हैं। ग्लव्स के साथ ट्रांजिटिव वर्ब अगर इनके बाद लगाया जाएगा तो इसका तो मतलब होगा कि ग्लव्स ने किसी को रखा। ये सिचुएशन नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी बात है और थोड़ी सी गौर तलब बात है जो कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो अब यहां पे देखते हैं कि बीटा इसलिए गलत हुआ
कि हैव लेड, इसने ग्लव्स को सब्जेक्ट बना दिया, ग्लव्स ने किस चीज को रखा, किसी चीज को नहीं रखा। और चार्ली, डू यू नो दैट दीज ग्लव्स वुड लाई, इसमें ग्लव्स झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि LIE लाई जो है इसका मतलब झूठ बोलना है। तो डेल्टा ही करेक्ट है कि हैव लेन पड़े रहे हैं ऑन द ब्यूरो ऑल वीक, सारा हफ्ता ब्यूरो पे पड़े रहे हैं, अलमारी पे। नेक्स्ट 194 क्वेश्चन, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस। अब देखिएगा नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं, ये डिस्पाइट और इंस्पाइट का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। देखिए जो डिस्पाइट है, इट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, तो या तो इन स्पाइट ऑफ होगा या डिस्पाइट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। डिस्पाइट के बाद ऑफ अगर हम लगाते हैं तो ये गलत है, डिस्पाइट ऑफ में ऑफ गलत है, और इन स्पाइट जो है ये इन स्पाइट ऑफ के बगैर गलत है, अकेला इन स्पाइट गलत है। तो ये दो गलत शक्लें हैं डिस्पाइट और इन स्पाइट के यूज में। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट हिज इलनेस, ये करेक्ट है, अल्फा ही करेक्ट है। बीटा में क्या मसला है, ही वेंट टू वर्क डिस्पाइट टू, डिस्पाइट के बाद टू भी गलत है, चार्ली में डिस्पाइट के बाद ऑफ भी गलत है, और डेल्टा में अकेला इंस्पाइट भी गलत है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अकेला इंस्पाइट गलत है। तो इंस्पाइट ऑफ होगा या डिस्पाइट होगा, ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 195, डेल्टा, द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू अ फॉरेस्ट। देखिए थ्रू का मतलब होता है किसी वॉल्यूम, किसी बॉडी के अंदर से, उसकी फिजिकल बॉडी के अंदर से पास थ्रू करना। अब फॉरेस्ट जो है वो एक वॉल्यूम रखता है, वो उसका एक हुजम है, उसमें दरख्त हैं, काफ़ी सारी जगह है, उसके अंदर से रोड गुजर रही है। अल्फा में क्या मसला है, रोड क्योंकि एक काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, रोड एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो है उससे पहले ये बिल्कुल बेयर शक्ल में नहीं आ सकता, इससे पहले या तो आप इसको पर्टिकुलराइज करेंगे तो दा लगेगा, और अगर ये इसको काउंट करेंगे तो आ लगेगा। इन दोनों शक्लों के बगैर अकेला रोड जो है, काउंटेबल नाउन्स बेयर शक्ल में नहीं लग सकते, कोई ना कोई उनसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच हो, कोई ना कोई उनसे पहले आर्टिकल होगा, या पर्टिकुलराइज उसको करेंगे या उसको काउंट करेंगे। तो अल्फा में मसला ये है कि रोड से एब्रप्टली सेंटेंस शुरू हो रहा है, और उसके बाद पासेस ओवर है, पासेस ओवर अ फॉरेस्ट जो है वो उसका तो मतलब है फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ के गुजर रही है, जबकि रोड फॉरेस्ट के ऊपर से उड़ के नहीं गुजर सकती। बीटा में द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट, देखिए द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट, जब मॉन्यूमेंट पर्टिकुलराइज हम इसको कर रहे हैं कि रोड वही है जो फेमस मॉन्यूमेंट की है, तो जो फेमस है वो भी तो पर्टिकुलर है, द फेमस मॉन्यूमेंट, तो इस फेमस से पहले भी दा लगना है मॉन्यूमेंट के साथ। तो इस वजह से बीटा में एक ये मिस्टेक हो गई। और उसके बाद पासिंग, ये जो पासिंग है इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगना जरूरी है। पासिंग या तो जेरेंड होगा या पासिंग वर्ब होगा। पासिंग या जेरेंड होगा या पासिंग वर्ब होगा। तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो पासिंग है, पासिंग एक पर्टिकुलर सूरत में अगर इसके बाद नाउन लग जाए तो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो बस यही इसकी तीन एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो ये तीन ही इसकी सूरत है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सूरत है वो यही है। और जब ये वर्ब होगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। अब हम देखते हैं कि बीटा में पासिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, जो कि यहां पे मिस्टेक बन गया। चार्ली में देखिए द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पास, रोड सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब। ये एक जहन पे नक्श कर लेने वाली बात है हर स्टूडेंट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स,
प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स। तो यहाँ पे द रोड सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके बाद पास के साथ एस या ईएस लगना है सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए, जो कि यहाँ नहीं लगा हुआ। डेल्टा करेक्ट है। द रोड टू द फेमस मॉन्यूमेंट पासिस थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ थ्रू भी लग गया, सिंगुलर वर्ब भी लग गया, सारी चीजें इन प्लेस आ गई। अब डियर स्टूडेंट्स हम सिनोनिम्स के क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंट आवाज को कहते हैं, एक्सेंचुएट आवाज को बढ़ा देना, शिद्दत को बढ़ा देना, स्ट्रेस को बढ़ा देना, बात में वजन डालना। तो एक्सेंचुएटेड, एम्फसाइज्ड, फोकस्ड, तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। बीटा नहीं है। डाइल्यूटेड तो इसका एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि डाइल्यूटेड का मतलब है डिजॉल्व्ड या किसी चीज की शिद्दत को कम किया गया, तो दैट इज डाइल्यूटेड। जैसे किसी आप लिक्विड को डाइल्यूट कर देते हैं उसमें फर्दर कोई सॉल्वेंट डाल के। वीकेंड भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सेंचुएटेड का वीकेंड भी एक्सेंचुएटेड का एंटोनिम बन रहा है और डाइल्यूटेड भी एक्सेंचुएटेड का एंटोनिम बन रहा है। मेस्मराइज का मतलब होता है किसी को शीशे में उतार लेना, किसी को हैरान शशदर कर देना और बहुत ज़्यादा अपनी फेवर में कर लेना। तो ये मेस्मराइज भी एक्सेंचुएटेड से कोई ना सिनोनिम का ताल्लुक रखता है और ना एंटोनिम का ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं जी, निगल। कंप्लेंट, ग्रम्बल, किसी के बारे में आप ऐसे बात करें कि जिसमें शिकायत का एलिमेंट मौजूद हो। तो निगल का केवल होगा क्विबल और कंप्लेन की सेंस में। निगल, डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। और इसमें अल्फा नहीं है। ओब्लाइज तो किसी की, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। ओब्लाइज का मतलब है किसी के ऊपर एहसान करना और किसी के साथ फेवर करना। तो ये निगल का एंटोनिम, यानी इसके निगल एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है और जो ओब्लाइज है ये पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता। ग्लोरीफाई भी पॉजिटिव वर्ड है, शान व शौकत किसी की बढ़ाना, किसी की तारीफ करना, तो ये भी नहीं हो सकता। और फासन तेज कर देना या सख्ती से बांध देना, तो निगल का मतलब अगर होता लूज कर देना या स्लो कर देना, फिर ये एंटोनिम हो सकता था। और अगर निगल का मतलब होता तेजी से या सख्ती से बांध देना या तेज कर देना, तो फिर ये सिनोनिम हो सकता था। अब फासन ना इसका सिनोनिम है और ना ही इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है जी क्यू। क्यू का मतलब लाइन है और ये अल्फा ही करेक्ट आंसर है। बीटा पिट होता है, जिसका मतलब कोई गड़ा होता है, ये लाइन नहीं है। साइन, आवाज़ थोड़ी सी मिल रही है। होमोफोन थोड़ा सा ये है लेकिन मीनिंग नहीं मिल रहा। और पर्ज का मतलब होता है सफाई कर देना, तो इसका भी क्यू से लाइन से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हम अपोजिट्स के एंटोनिम्स के दो क्वेश्चंस देखते हैं। वो स्वेद है। अब ये जो स्वेद है ये ई के साथ जो होता है ये वर्ब भी होता है, लेकिन जब SWATH अगर हो तो सिर्फ नाउन होता है। यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे आ रहा है, तो अनफोल्ड, इसका स्वाद का मतलब होता है बांधना और अनफोल्ड जो होता है वो बंधे हुई चीज़ को खोलना। बाकी प्लॉड, ट्रज, स्लॉग, चलना इस अंदाज में जो कि हैवी वॉकिंग हो, इस ये स्वाद का एंटोनिम नहीं है। स्वे पावर और इन्फ्लुएंस को कहते हैं या झूलने को कहते हैं, तो ये स्वाद का बांधने या खोलने से कोई रिलेट नहीं, ना सिनोनिम ना एंटोनिम। और बैंड जो है वो गैंग या क्रू को कहते हैं या बैंड बंधी हुई चीज़ को कहते हैं, तो ये अनफोल्ड के मीनिंग में बैंड भी नहीं आ सकता, बल्कि बैंड किसी सूरत में स्वाद का सिनोनिम हो सकता है। अगर वो स्वाद ई के बगैर हो सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एंटोनिम बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे एंटोनिम चाहिए जो सिर्फ अनफोल्ड है। नेक्स्ट वर्ड ट्रफ्स है। अब ट्रफ जो होता है वो एक डिप्रेशन होती है और कोई खाई होती है, गड़ा होता है, तो इसका पॉन्ड्स जो है ना वो इसका सिनोनिम तो हो सकता है लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता। इसका एंटोनिम होगा रिजेस, जिसका मतलब होता है हाई पॉइंट, कोई चोटी और ऊंची जगह। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट एंटोनिम फॉर ट्रफ्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेस्ट था MD-CAT FLP1 फुल लेंथ पेपर नंबर 1। आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद रहेगी डिस्कशन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।